हेलो फ्रेंड, कल पढ़ाए थे जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आज पढ़ाने वाले हैं उसका स्कोप एंड नेचर पढ़ाने वाले हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप क्या है और नेचर क्या है। ठीक है, आते हैं हम ऑन द बोर्ड, देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ना है, मतलब क्या क्या इसमें लिखा हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, तो देखिए पहला हम लिखे हैं कि भू आकृति विज्ञान किस विषय का शाखा है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता ही है, तो इससे याद रखना है कि भू आकृति विज्ञान जो है किस विषय का शाखा है। तो ये भौतिक भूगोल का है, फिजिकल ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हम लोग को भू आकृति विज्ञान किस विषय का शाखा है, तो भौतिक भूगोल का है। और हम लोग आज मतलब जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब भू आकृति विज्ञान का प्रकृति और क्षेत्र, कि भू आकृति विज्ञान का प्रकृति कैसा है और उसका क्षेत्र कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अभी बताएं आप लोगों को कि ये भू आकृति विज्ञान किस विषय का शाखा है, तो भौतिक भूगोल का है। ठीक है, अब भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है ये भी जानिए। तो जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है जियो मतलब भू होता है। ठीक है, और मार्फी मतलब होता है आकृति, और लोगो मतलब होता है विज्ञान। और ये जो टोटल जो भाषा है, ये सब जो भाषा है ग्रीक भाषा है, इंडियन भाषा नहीं है। ये सब कौन सा भाषा है? ये विदेशी भाषा है, जिसका मतलब जिस भाषा का नाम है ग्रीक। ये ग्रीक देश से मतलब ये लिया गया है वर्ड, और इसका अर्थ होता है क्या चीज, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं भू आकृति का जनक किसे कहा जाता है। भू आकृति के जनक है डेविस महोदय जी हैं। ठीक है, पूछता है कि भू आकृति यानी जियोमॉर्फोलॉजी, फादर्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो ये कौन है? डेविस महोदय है। ठीक है, या भू आकृति का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, तो डेविस महोदय का। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला है तो थोड़ा सा मतलब ये कर सकते हैं कि इसका याद कर सकते हैं, हु इज फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो डेविस महोदय है। ठीक है, अगला आधुनिक भू आकृति का जनक है जेम्स हटन है। ठीक है, जो है आधुनिक भू आकृति का जनक कौन है? जेम्स हटन है। ठीक है, मतलब जो मॉडर्न जो फादर्स है जियोग्राफी को, भू आकृति के मतलब भूगोल का नहीं जियोमॉर्फोलॉजी का जो मॉडर्न फादर्स हैं वो कौन है? जेम्स हटन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कल जो छूट गया था इसके बारे में बहुत लोग कमेंट किए थे कि इसके बारे में आप लोग नहीं बताए हैं, तो इसको आज हम बता दिए। और आधुनिक भू आकृति का जनक कौन है, तो जेम्स हटन यही बता दिए। और विषय क्षेत्र आज जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, इससे मतलब जो आप लोग को बीए सेमेस्टर 1 में जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है उसमें मतलब है नेचर एंड स्कोप भी है। तो नेचर एंड स्कोप के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखिए इसका जो विषय क्षेत्र है, ऐसे इसमें क्या पढ़ा जाता है। अगर मान लीजिए कोई पूछा जियोमॉर्फोलॉजी विषय आपके पास है तो इसमें क्या पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो इसमें यही पढ़ना है कि महाद्वीप, महासागर, पर्वत पठार जितना भी है इसकी ऊंचावचों के बारे में पढ़ना। कल ऐसे हम बता दिए हैं इसका डिफिनेशन से कि किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। और जो बताया, हाँ, ये जो भू आकृति विज्ञान में कौन कौन से विषय पढ़ा जाता है, महाद्वीप और महासागर, पर्वत, ये सब ETC बहुत सारा के तरह से आ सकते हैं। अगर पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो बल लगते हैं। जो अर्थ है ना, अर्थ पर दो मतलब फोर्स लगते हैं, जिसका नाम है बाह्य बल और आंतरिक बल। ठीक है, अभी बाह्य बल में क्या क्या लगता है अभी आगे डीपली हम लोग पढ़ेंगे कि बाह्य बल क्या है पृथ्वी पर लगने वाले, और आंतरिक बल लगने से क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक है कि आकार एवं विस्तार के दृष्टि से समस्त ऊंचावचों को 3 भागों में बांटा गया है। उसी में है, किताब से ही है, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी से है कि मतलब पृथ्वी को आकार के दृष्टि से या विस्तार के दृष्टि से कितने भागों में, ऊंचावच को कितने भागों में बांटा गया, तो इसे तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मुख्य रूप से इसके 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच और तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, यानी इसका इंग्लिश होता है रिलीफ फीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो भूतल के प्रमुख या आधारभूत ऊंचावचों को इस श्रेणी में रखा जाता है। जितने भी हैं ऊंचावच, जैसे नदी, झील, महासागर, जितने भी सब रिसर्च करने वाले हैं मतलब पहली पार्ट में हैं, तो इसका कौन कौन है,
महाद्वीप है, महासागर है, ये सब है प्रथम श्रेणी में, ठीक है। और इसका डिफिनेशन क्या है कि भूतल के प्रमुख या आधारभूत मतलब जो बेस है, आधार है, ठीक ना, उसको लिया गया है। जैसे पहाड़, पर्वत, महाद्वीप, झील, ये सब हो गया, महासागर, ऊंचावचों को इस श्रेणी में रखा जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरा में, तो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच क्या है? द्वितीय श्रेणी का ऊंचावच है, इसका इंग्लिश कहा जाता है रिलीफ फीचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसका डिफिनेशन है कि पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा, पृथ्वी के आंतरिक बल जो लगता है, जो अभी बताया कि पृथ्वी के 2 बल लगते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल, ठीक है। तो बाह्य बल में तीसरका में पढ़ेंगे, तीसरका जो है ना ये श्रेणी तीसरका ऑर्डर में मतलब थर्ड ऑर्डर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेकेंड में है आंतरिक बल। तो आंतरिक बल के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि आंतरिक बल क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा निर्मित ऊंचावचों को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे पर्वत, ये सब जितने भी पर्वत, पठार, मैदान तथा झील जितने भी हैं, सॉरी झील नहीं है, ये सब जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी चीज आंतरिक, ये भी आ सकता है, ये सभी जितने भी है अंदर से निकला हुआ, ठीक है ना। अभी निकलने का प्रक्रिया कैसा है ये भी जान सकते हैं, मतलब आगे क्लास में बताएंगे। तो पर्वत, पठार, मैदान जितने भी हैं ये मतलब आंतरिक बल के द्वारा निकलते हैं। अंदर से जो बल लगाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो बल लगता है, उस बल के द्वारा ये सब पर्वत, पठार, मैदान ये सब निकलते हैं, ठीक है। अभी और पर्वत, पठार जो क्यों निकलते हैं, जैसे कुछ पहाड़ के नाम या पर्वत के नाम भी बताएंगे, हिमालय, जो भी पर्वत, पहाड़ है उस सभी का नाम बताइए क्यों अंदर से निकलता है, ठीक है। ये तो आज रहा द्वितीय श्रेणी में। अभी तीसरा श्रेणी देखते हैं, तीसरा श्रेणी क्या है, ठीक है। ये सब इरेज करते हैं। अगर आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी आप लोग को द्वितीय ऊंचावच श्रेणी के बारे में बता दिए हैं। अभी हम बताने वाले हैं तृतीय श्रेणी के ऊंचावच, ठीक है। तृतीय श्रेणी ऊंचावच में क्या क्या पढ़ना है अभी बताते हैं। और थोड़ा सा और बीच में जीके डाल दिए हैं, मतलब टॉपिक जियोग्राफी से ही है। जीके है कि पृथ्वी पर जल और स्थल कितना प्रतिशत है। तो जल है 71% यानी 71%, और जो सरफेस यानी स्थल है 29% है। तो ये दोनों को ऐसे 10th 9th 8th में बहुत पढ़े होंगे, तो उसको ऐसे याद नहीं होगा तो याद कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, तो 71 है, और स्थल कितना है तो 29 है, ठीक है। अगला है तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच यानी इसका इंग्लिश होता है रिलीफ फीचर ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर, यह बाह्य बल से निर्माण ऊंचावच को रखा गया है। जो इसमें तृतीय श्रेणी के ऊंचावच जो है, इसमें मतलब बाह्य बल के द्वारा बनाया गया कुछ आकृति या आकार को ही हम लोग कहते हैं तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। जैसे इसमें आएगा भी, और यह खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है भी आगे बताएंगे। इसमें जो जल, पवन, हिमानी आते हैं। तृतीय श्रेणी के अप्रदनकारी बल भी कहते हैं। जो तृतीय श्रेणी को है उसे अप्रदनकारी बल भी कहते हैं। अब कहने का रीजन क्या है अभी देखते हैं क्या है। तृतीय श्रेणी से मिलकर बनने वाली आकार और आकृति को स्थल रूप कहते हैं, और जो तृतीय श्रेणी से जो आकार बनते हैं, आकृति बनते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्थल रूप, ठीक है। जैसे बालू का स्तूप, तटबंध, चोटियां। अब बाह्य बल में आप सुन लीजिए, बाह्य बल क्या है। तो बाह्य बल में क्या होता है कि जैसे बाहर से हवा चलने वाला हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं बर्फ के सीढ़ी पर से पहाड़ का टूटना, ये सब बाह्य बल है। या बम ब्लास्ट करना, ऐसा बाह्य बल कहला सकता है। तो इसे बालू का स्तूप कैसे बनता है, ये भी बाह्य बल के द्वारा बनता है। जब कभी कभार बहुत तूफान आता है, बहुत जोरों शोर से आता है तूफान, तो इस स्थिति में क्या होता है कि बालू का स्तूप कहीं कहीं नदी में या बहुत बड़ा समुद्र में ऐसे क्या करता है कि बालू को जो है ना उठा करके स्तूप ऐसे बनाता है, ठीक है, पहाड़ के जैसा ऐसे, तो इसको बालू का स्तूप हो गया। तटबंध क्या है, तो वो बांध की जैसा बनाता है। चोटियां, तो चोटी बनाता है। ढाल, कहीं ढाल बनाता है। हिमोड़, एस्कर, पुलिन, ये सब के बारी बारी से अभी डिटेल्स हम बताएंगे अगला चैप्टर में। इस चैप्टर तब खत्म हो गया है, और इस जो चैप्टर नंबर 1 था जियोमॉर्फोलॉजी का, इसमें हम लोग जो पढ़े हैं कल उसका टेस्ट होगा कल संडे को, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा कल। जैसे इस सब बता दिए कि बालू का स्तूप, इस सब के बारे में। प्रमुख भू आकृति संकल्पनाएं,
और जो इसका संकल्पना है, मतलब जितना इस चैप्टर अभी पढ़े या चैप्टर 1 का मतलब जितना भी टॉपिक, इससे कुछ कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट है, कहते हैं थॉर्नबरी, एक रूपतावाद के शब्द दिए हैं। एक रूपतावाद में थॉर्नबरी कहते हैं कि जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय है वे अतीत काल में भी सक्रिय थे। ठीक है, ये कौन कहते हैं? थॉर्नबरी। कोई पूछेगा एकरूपता का अर्थ क्या होता है, तो जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय हैं, जो मतलब चलते हैं, जैसे हवा चलना, भूकंप आना, भूकंप नहीं आना, भूकंप से बनने वाला चीज, पहाड़ पर्वत, ज्वालामुखी, ये सब जितने अभी हैं वे अतीत मतलब पहले भी थे। ठीक ना, वही करा कि जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय हैं वे अतीत काल में भी थे। ठीक ना। अब है कि जेम्स हटन क्या कहते हैं। जेम्स हटन उसी बात को, जैसे जेम्स हटन वही बात को कहते हैं कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। ठीक ना, वर्तमान अतीत की कुंजी है। तो यही बात ये भी कह रहे हैं कि जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय थे हैं वो पहले भी थे, और ये भी कह रहे हैं कि जो वर्तमान है वही अतीत की कुंजी है। जो अभी वर्तमान चल रहा है या हो रहा है वही रहेगा भी। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए कि बरसात होता है, बरसात होने का रीजन क्या है, कैसे होता है, पेड़ पौधे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये अभी है और ये अतीत में भी रहेगा। ठीक है, और अतीत में अगर नहीं रहता है ये सब, तो ये सब क्या बोलते हैं, विनाशकारी हो सकता है, ये सब है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक ना।